कांग्रेस आज की डेट में कुछ कहे तो विश्वास करने के लिए हिम्मत चाहिए बॉस। इस लेवल पे वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, इंडिया अलायंस भ्रम फैला रहा है। आपको ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपको इंडी गठबंधन के जश्न मनाने पर हंसी भी आएगी कि जैसे कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारने के बाद भी खुश होने पर आमादा थी, उसी तरह से इस बार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करता हूं, क्योंकि यह जोड़ी किसी नैरेटिव में फंसे बिना अपने काम पर फोकस कर रही है। मोदी योगी की जोड़ी मिलकर इंडी गठबंधन की झूठ की राजनीति की हवा भी निकाल रही है और अपनी पॉलिटिक्स के पेंच भी लगातार टाइट कर रही है। यह जोड़ी किसी भ्रम की राजनीति में नहीं पड़ती, बल्कि अपने काम पर इसका फोकस रहता है। हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी कैसे एक एक चुनौती से निपट रहे हैं। हाल में रूस गए, ऑस्ट्रिया गए, वहां जियो पॉलिटिक्स की चुनौती को निपटाया। देश लौटते ही तीसरे टर्म के अपने पहले बजट की तैयारी में जुट गए। मीटिंग धड़ाधड़ लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाने में जुटे हुए। शनिवार को नरेंद्र मोदी मुंबई में थे। उन्होंने करीब 25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रख दी और साथ में विपक्ष के बेरोजगारी वाले नैरेटिव को धुआं कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में 3 से 4 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ भी कैसे इंडी गठबंधन को लपेटे में लिए चले जा रहे हैं। बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जनता इनके झूठ और प्रपंच को नकारे या न नकारे, लेकिन झूठ बोलना ये लोग छोड़ नहीं रहे। ये तो बार बार दिख रहा है। नरेंद्र मोदी तो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी एसबीआई की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो रोजगार के अवसर पैदा हुए वो करोड़ों में करीब 22 करोड़ के आसपास, और यूपीए के जमाने से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर पहली बार खुलकर बात की और अपने विरोधियों को बताया कि वो योगी आदित्यनाथ को कमजोर समझने की गलती ना करें कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी सीटें यूपी में कम हो गई, बीजेपी की कम हो गई, तो योगी सरेंडर मोड में आ जाएंगे। योगी ऐसे किसी मोड में नहीं है बॉस। सीएम योगी ने कल लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कल ऐसा भाषण दिया कि हार से जिन कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ा था, वो जोश फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने फ्यूचर के रोड मैप की बात कही और सबको टाइट करने के लिए कह दिया, टाइट रहने के लिए कह दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2027 की जीत के लिए अभी से सबको सुपर एक्टिव होना होगा। उपचुनाव में बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीतेगी, यानी एक टारगेट भी दे दिया। किसी भी सूरत में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी यूपी में लगातार 4 चुनाव जीती है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विपक्ष को भी खूब लपेटा। कहा कि जो विपक्ष चुनाव से पहले हार मानकर बैठ गया था वो फिर से उछल कूद कर रहा है। एक बार सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि बीजेपी की बैठक में और क्या क्या हुआ है। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई,
सर्वाधिक चेयरमैन और सर्वाधिक पार्षद भी जिताए और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है और इसकी बड़ी वजह ये जो बूस्ट मिलता है वो विकास के कामों से मिलता है। अभी जो मैं एसबीआई की रिपोर्ट बता रहा था, अभी टीम ने अपडेट किया कि एग्जैक्ट आंकड़ा है नरेंद्र मोदी के 10 साल में करीब 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, जबकि यूपीए के 10 साल में करीब 3 करोड़ थे। मतलब 4 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस 10 साल में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यह एसबीआई की रिपोर्ट है। तो वही योगी मोदी कह रहे हैं कि जब इतना काम किया है तो बैकफुट पे क्या आते हो जी, कोई झूठ फैला रहा है उसी में तुम लोग लटपटा गए। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण की खूब चर्चा भी हो रही है। इस भाषण के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भाई जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ये बात खूब उड़ा रहा था कि चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी यूपी का मुख्यमंत्री बदल देंगे। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ाई, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई कंफ्यूजन दूर कर दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीधा संदेश यह दिया कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं आने वाले। यूपी में सीएम योगी के सख्त मॉडल को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं उसमें कल योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का उदाहरण देकर साफ कर दिया कि उनकी सरकार जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। यूपी में कमजोर प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में अति आत्मविश्वास ने भी चोट पहुंचाई है। यानी योगी आदित्यनाथ सीधी और सपाट बात करने से नहीं हिचके। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, साथ ही यह भी बता दिया कि कार्यकर्ता अगर ज्यादा एक्टिव रहते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। यूपी में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की वजह को लेकर जो रिपोर्ट बनी थी उसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनकी उदासीनता और सरकारी मशीनरी से उसके टकराव की भी चर्चा हुई थी। इसलिए शायद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हर बड़े नेता ने कार्यकर्ताओं का जिक्र जरूर किया, उनकी नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, इस सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर न आने की बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने के लिए यहां तक कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा। सुनिए यूपी के डिप्टी सीएम को। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यानी बीजेपी ये समझ रही है कि 240 सीटें आने के बावजूद जहां कुछ कमी रही वो कमी कार्यकर्ता ही दूर कर सकता है। जो मैंने आपको पिछली बार कहा भी था कि भाई अधिकारी सरकार चलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकार बनाता कार्यकर्ता है, वही मेहनत करता है, वही पसीना बहाता है। आप बन गए सीएम तो अधिकारी आपकी सुनेगा, कल को कोई और बनेगा उसकी सुनेगा। कार्यकर्ता आपके लिए ही लड़ता भिड़ता है और अपना पसीना बहाता है पार्टी के लिए, उसकी विचारधारा के लिए। यानी कोई एक दूसरे पर दोष नहीं डाल रहा, बीजेपी में यह दिख रहा है। कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई टकराव नहीं हो रहा। जो असली बात है उसे खुलकर कहा जा रहा है और जो कमियां हैं उन्हें ठीक करने की तैयारी की गई। और यह आज नहीं हो रहा, यह तब से हो रहा है जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। खासतौर पर यूपी को लेकर बीजेपी ने लगातार मीटिंग की, पूरी समीक्षा की। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी तो लग रहा है पता नहीं साइलेंट मोड में चली गई है, नहीं बॉस, वो लगातार काम कर रही है। आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजे आए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर यूपी के नतीजों की समीक्षा की। फिर हारी हुई सीटों पर नेताओं की एक टीम भेजकर बीजेपी ने समीक्षा करवाई। फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बीएल संतोष ने लखनऊ जाकर मीटिंग की। बीएल संतोष की मीटिंग में हर क्षेत्र के पदाधिकारियों से उनका आकलन पूछा गया। फिर संगठन के हर स्तर पर बीजेपी ने यूपी के लोकसभा नतीजों का मंथन किया।
फिर यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में खुलकर बात हुई। बीजेपी ने हार के कारण पहचाने और हार के बाद आगे का रोड मैप तैयार किया। यानी बीजेपी लगातार एक एक परत जो है वो उधेड़ रही है कि जड़ तक पहुंचे कि कहां कमी रह गई। और कांग्रेस 99 में नाचने में व्यस्त है कि अरे गजब कर दिया, सर 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 सर। अभी बीजेपी का टारगेट है उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने वाला है, और इसके बाद 2027 का बड़ा चुनाव जिसमें अभी 3 साल का वक्त है। लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ बीजेपी है जो तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद अपने प्रदर्शन पर मंथन कर रही है, कमियों को दूर करने पर काम कर रही है, आगे की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसे अपना नैरेटिव बनाने और उसी के जश्न में खुश रहने से फुर्सत नहीं है। जबकि दुनिया जानती है कि ये लोग लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी से आ रहे हैं, फिर भी माहौल ऐसा बना रहे हैं जैसे जीत गए। इनको लगता है माहौल बना के सरकार बना लेंगे। ऐसा होने लगता बॉस, इकोसिस्टम से सरकारें बनती, सोशल मीडिया से सरकारें बनती, तो फिर तो जमीन पर काम करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती, सब सोशल मीडिया पे छाए रहते। ये लोग माहौल देके कैसे बनाते हैं। विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ, उसको लेके भी माहौल बना दिए। 2 दिन से इंडी गठबंधन और इनका जो भोंपू मीडिया है वो इसी प्रचार में लगा हुआ है कि इंडी गठबंधन ने गजब कर दिया। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडी गठबंधन इसी भ्रम में को फैलाने में लगा है कि उनके गठबंधन ने तो डंका पीट दिया, बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस सोशल मीडिया पर इस तरह माहौल बना रही है कि इंडी गठबंधन ने 13 में से 10 सीट जीत ली। इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ये कहने लगी कि नरेंद्र मोदी को जनता ने फिर नकार दिया, उनका गठबंधन जीत गया और नरेंद्र मोदी के डर और नफरत की हार हो गई। राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी का बुना भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। अब भ्रम का जाल किसका टूटा है और कौन अब भी भ्रम में जी रहा है, यह आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले एक बार उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए जरा, फिर जब फैक्ट बताऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है आपको। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद शानदार हैं। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 सीटें जीता है, एक पर एक इंडिपेंडेंट की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी वाले 13 सीट लड़े थे, 11 सीट पर हारे हैं, मात्र 2 जीते हैं। यह देश सिरे से बीजेपी को नकार रहा है। यह देश नरेंद्र मोदी को 1 महीने के अंदर ही एक और बड़ा संदेश दे रहा है। देश किसको क्या संदेश दे रहा है मैं आपको बताता हूं, और फैक्ट्स और सच के साथ बताता हूं। सच क्या है यह आप जब उपचुनाव के नतीजों की डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है कि इंडी गठबंधन तो बॉस कह रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए। इंडी गठबंधन तो आपस में लड़ रहा था। जैसे आप बंगाल को देख लीजिए, बंगाल में 4 सीट पर उपचुनाव हुआ था और चारों सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस बंगाल की जीत को इंडिया अलायंस की जीत बता रही है, वो जीत इंडिया अलायंस की कैसे हुई भाई? जब ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस ने चारों सीट पर उम्मीदवार उतारे हुए थे। कौन से बात का अलायंस बॉस? गठबंधन है, गठबंधन जीता तो गठबंधन का तो एक ही कैंडिडेट उतरेगा ना। ऐसा होता है कि तुम भी लड़ो हम भी लड़े और बाद में जीत गए तो जाके सट गए, ये हम भी तो जीते ना है। आप खुद देखिए, रायगंज सीट टीएमसी यहां पर जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर कांग्रेस और ममता इंडी गठबंधन है और यह जीत इंडी गठबंधन की है तो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा क्यों हुआ था भाई? राणाघाट दक्षिण की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, सीपीएम लेफ्ट का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। बगदा की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कांग्रेस का कैंडिडेट 5वें नंबर पर रहा। मानिकतला की सीट टीएमसी ने जीती, बीजेपी दूसरे नंबर पर ही रही और सीपीएम का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। यानी बंगाल में चारों सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी से लड़ते रहे और जब नतीजा आए तो ममता बनर्जी की सीट को इंडी गठबंधन का बता दिया। ये गजब है बॉस, मतलब लड़ेंगे अलग अलग और बाद में जीत की ट्रॉफी उठाने की बारी आएगी तो जाके सट जाएंगे कि दीदी हम भी तो साथ है ना, है इंडी वाले, हम लोग इंडी वाले। गजब चल रहा है बॉस। कैंडिडेट उतार रही है कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ और कह रही है ममता बनर्जी की जीत तो हमारी जीत है। यह वैसे ही हुआ कि आपको और आपके कोलीग को ऑफिस में काम मिला, आप कुछ किए नहीं, उसका काम खराब करने का प्रयास किए और जब उसका काम हो गया, उसको बोनस मिला, अकाउंट में पैसा आया,
तो पैसा लेने चले गए कि तुम्हारा इंक्रीमेंट मेरा इंक्रीमेंट, हम दोनों भाई ना है जी। इसी तरह से आप पंजाब का उपचुनाव देख लीजिए, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, जालंधर वेस्ट में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही पंजाब में, कांग्रेस तीसरे पे खिसक गई, जबकि जालंधर लोकसभा सीट कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती थी। जालंधर लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करीब 1,75,000 वोट से जीते, लेकिन जब जालंधर वेस्ट सीट का उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई, बीजेपी दूसरे पे आ गई, जबकि बीजेपी पंजाब में उतनी मजबूत भी नहीं है। और इसी पंजाब में कांग्रेस ने लोकसभा की 13 में से 7 सीट जीती थी। तो इस हार के बावजूद कांग्रेस जश्न मना रही और कह रही है कि उपचुनाव में भी इंडी गठबंधन ने मोदी को हरा दिया पंजाब में। कैसे बॉस? पंजाब में इंडी गठबंधन की 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है, कांग्रेस का भी लड़ रहा है, कांग्रेस अपनी मजबूत सीट गवा दे रही है और कह रहे हैं कि हम जीत गए, मतलब कांग्रेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो क्या हुआ, जो जीतेगा हम उसको अपना बोल देंगे। वो एक मोहर लेके चल रहा है, जो जीतेगा ठप्पा लगा देंगे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस की जीत, दूसरा जीतेगा भले आपको इनको हरा के जीतेगा लेकिन उसको कहेंगे हमारी जीत।